कोसी सीमांचल है जो नदियों से भरा है। कई नदियां हैं, यहाँ डैम भी बनेगा तो कम से कम 1, 2, 3, 4 नदियों में डैम बनेगा। यहाँ तो बहुत सारी नदियां, दर्जनों नदियां हैं, सब में बनाना होगा। तो चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो जी, आज तक जितनी आवाजें सीमांचल से उठी, सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई रही। सीमांचल का जो राजनीति स्थिति है, जात और धर्म की स्थिति है। यहाँ के लोग विकसित नहीं हो पाए हैं, जात धर्म के अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। एक कारण ये भी है, यहाँ जातिवाद होता है, धर्मवाद और जातिवाद का चुनाव होता है। आज लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है, वो पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं। सीमांचल की जनता की परेशानी आखिर क्या है? इस वक्त मेरे साथ नौशाद आलम साहब मौजूद हैं। नौशाद आलम साहब से सीमांचल के उन तमाम मुद्दों को लेकर मैं सवाल पूछूंगी जिसका जवाब मुझे यकीन है कि आप बाकी से देंगे और जबरदस्त तौर पर देंगे। सबसे पहले सर स्वागत है न्यूज बिन पर। थैंक यू जी। नौशाद साहब, सीमांचल की बेबसी, सीमांचल की बेरोजगारी, सीमांचल की समस्या मुझे सीमांचल खींच लाया, क्या परेशानी? चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सीमांचल के बारे में दर्द रखा और सीमांचल के लोगों से यहाँ की दर्द जानना और इसको राष्ट्रीय पैमाने पर रखने का आपने कोशिश किया है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। बहुत शुक्रिया सर। अब रहा सीमांचल की विकास की समस्या जी। सीमांचल एक ऐसी जगह पर स्थित है, ये नेपाल के बिल्कुल तराई में है। नेपाल टॉप एरिया में है। सारी दुनिया जानती है कि हिमालय के गोद में नेपाल है और वह टॉप है। टॉप एरिया में वहाँ जितनी भी बारिश होती है सब यहाँ आ जाता है। बिल्कुल। प्लस है कि ग्लेसरीन, ग्लेसरीन का भंडार हिमालय वही है। जितनी ये बादल है, बादल भी भटक के जाती है तो वो ग्लेसरीन में तब्दील हो जाती है, तो वो भी गर्मी के दिनों में पिघल करके बाढ़ के शक्ल में नदियों के द्वारा सीमांचल में आ जाता है। तो पहला जद में यही पड़ता है, सीमांचल का एरिया पड़ता है। और ये भी वो सीमांचल है, कोसी सीमांचल है जो नदियों से भरा है। कई नदियां हैं, यहाँ डैम भी बनेगा तो कम से कम 1, 2, 3, 4 नदियों में डैम बनेगा। यहाँ तो बहुत सारी नदियां, दर्जनों नदियां, सब में बनाना होगा। तो सबसे पहले है कि रिवर को कांटेक्ट करना होगा, रिवर से नदियों का जुड़ाव नदियों से करना होगा। किसी में कम पानी है तो यहाँ का ज्यादा पानी उसमें चला जाएगा, और यहाँ जो गाद बैठी हुई है उनकी गहराई को निकालना होगा। तो गहरी हो जाएगी तो पानी निकल जाएगी, और दूसरे नदी से अगर जोड़ा जाता है तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी, ऐसे भी वो निकल जाएगा। पानी हमारे यहाँ संसाधन जो है बहुत कीमती संसाधन है। यूं तो दुनिया में 76% पानी है, लेकिन वो काम का पानी जो मनुष्य और जीव जंतुओं को या कृषि उत्पादन के लिए चाहिए वो पानी है। इनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है, समस्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये योजना लेकर आए हैं और बताया जा रहा है कि नदी से नदी का जुड़ाव होगा, ये योजना तैयार की गई है। धरातल पर योजना कैसे काम कर रही है? हालांकि मैंने यासिन साहब से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिखावटी है, इनके पास सच्चाई कुछ नहीं है। बोरी में, कट्टा में पानी मसाला भर देना या फिर मिट्टी भर करके डैम बना देना ही इनकी ये योजना है। आप क्या कहेंगे? 1 महीना तक चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो जी, आज तक जितनी आवाजें सीमांचल से उठी, सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई रही। आज 10 दिन पहले मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है कि नदियों से नदियों को जोड़ेंगे, और ठीक 1 महीना पहले प्रधानमंत्री के मुंह से सुना मैंने, बोला है कि नदियों से नदियों की जोड़ा जाएगा। तो ये उसने बोला है। सरकार के बोल देने से नहीं होगा, उसको अधिसूचना में लाना होगा, उसके बाद उसको लाना होगा तकनीकी कारोबार में, उसको टेंडर देना, उस पर काम है। वहां तक तो पहुंचने में तो समय लगेगा। कितना सरकार तो जनता के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है नहीं, उसको तो अपना राज से मतलब है, और राज बनाने के लिए आप जानती हैं, हमसे ज्यादा जानती हैं, यहाँ धर्म का सहयोग लिया जा रहा है सिर्फ अपना राज को
कायम करने के लिए। एमएलए एमपी जो है इसलिए नहीं बनते हैं कि उसको समाज का विकास करना है, मानवता का विकास करना है, मानवीय सभ्यता और संस्कृति का विकास करना है। इसके लिए यहाँ सांसद और विधायक नहीं बनते हैं। किसके लिए बनते हैं? वो बनते हैं अपने को क्या कहते हैं व्यवसायिक बना लिया है कि हम पैसे या जात धर्म करके हम सांसद और विधायक होंगे तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, लोग मेरे पीछे आगे पीछे करेंगे। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो उसको जानता ही नहीं, जानकारी नहीं सांसद और विधायकों को। कितने पढ़े लिखे हैं आपके सांसद, आपके विधायक? हमारे सांसद और विधायक देखिए, मैं यहाँ से 1975 से अपने स्टूडेंट लाइफ से मैं यहाँ पर राजनीति में सक्रिय हूँ, सामाजिक में सक्रिय हूँ। तो ये लोग बहुत ज्यादा नहीं देखा कभी सक्रिय रहे हैं आंदोलन, जमीन पर नहीं पहुँचते, जनता के बीच नहीं पहुँचते। नहीं है। और ये लोग पढ़े लिखे भी कम हैं, और पढ़ भी लिख लेंगे तो जनता के लिए आप कितना काम करते हैं, ये सवाल मुद्दा होता है। आप पीएचडी हैं, घर में सोए रहते हैं, तो आपके पीएचडी से क्या हुआ? आपके एमफिल करने से क्या हुआ? आप कम ही पढ़े लिखे हैं, उसको जमीन पर लाइएगा। सबसे ज्यादा जरूरत है सीमांचल में जागरूकता की। यहाँ अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। किस तरह की जागरूकता? इसको सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक होना चाहिए, मानवाधिकार होनी चाहिए। नहीं जानता है अपनी अधिकार को, नहीं जानता है कि मैं सरकार का मालिक हूं, मैं सरकार को जन्म देता हूं, सरकार मुझको जन्म नहीं देता है, बल्कि मैं विधायक को जन्म देता हूं, संसद को जन्म देता हूं, सरकार को जन्म देता हूं। सरकार हमको जन्म नहीं देती है, हमसे लाभ लेती है सरकार के लोग। इसका मतलब सीमांचल वासी वो जागरूक नहीं है, नहीं है, एजुकेशन के मामले में पीछे है, इसकी वजह से वो किसी को भी अंधविश्वास के तौर पर वोट डाल देती है जनता। जी हाँ, जी हाँ। जिसकी वजह से खामियाजा ये है कि सत्ताधार पार्टी हो, सत्ता पर काबिज जो प्रतिनिधि है, जो लोग हैं, जो एमपी है, वो एमएलए है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। उसको मालूम नहीं है कि मानव क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, मानव कल्याण क्या होता है। ये अगर विकास की बात करें, सीमांचल में विकास की बात करें, यहाँ एक फैक्ट्री अब तक नहीं बनी है, नहीं है, एक कहा जाए गोडाउन नहीं है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कभी किसी ने सवाल पूछा, किसी एमपी, किसी एमएलए से? नहीं, जनता तो सवाल नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछती? जवाल ये तो जात धर्म में बटी हुई है, या उसको खाने कमाने से समय नहीं है, उसको गुमराह करने के लिए लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे यासीन साहब ने मुझे कहा ऑन रिकॉर्ड कि यहाँ पर गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। और गरीबी क्यों आती है? ये भी है सोर्स से जो गरीबी का, वो ये है कि लगातार यहाँ पर हर साल सैलाब आने की वजह से लोग बेघर होते हैं, कमाने खाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, जो 5,000 10,000 रुपए कमा सके, फिर वो घर लौटते हैं, फिर आज घर बनाएंगे, अगले साल टूट जाएंगे। तो क्या निराकरण निकलना चाहिए इसका? कैसे सॉल्यूशन होगा? देखिए, सोल्यूशन लाने के लिए यहाँ पर तो होना होगा, सोशलिज्म के विचारधारा लाना होगा, उसके पैटर्न पर सरकार को काम करना होगा। यह है कैपिटलिज्म पैटर्न है। यहाँ कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, अब लेकिन वो जमाना खत्म हो गया है। जिनके पास 5,000 जमीन था तो उसके इतने बाल बच्चे, इतने औलाद हो गए हैं कि अब 10-20 एकड़ जमीन उसको बच गया। चलिए, सीमांचल में विकास करना है जी, तो विकास के लिए एक मुख्यमंत्री को आप क्या लिस्ट के तौर पर, कहते हैं ना लिस्ट बनाए किसी काम को लेकर, एक लिस्ट के तौर पर बताएं क्या क्या काम करना होगा मुख्यमंत्री को? सीमांचल के विकास करने के लिए यहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा, यहाँ के लोग स्किल डेवलपमेंट करना होगा, और यहाँ के लोग जो है मेहनती हैं, यहाँ के लोगों को स्किल डेवलप करके फॉरेन भी भेज सकते हैं। और यहाँ सीमांचल की जमीन है, एक मामले में काफी धनी है, वो है जड़ी बूटी की खेती, सुगंधित पौधों की खेती, कॉस्मेटिक पौधों की खेती करके उसका प्रोसेसिंग करके अगर फॉरेन में हम जाते हैं तो मेरा दावा है कि 5,000 करोड़ रुपया हर साल राजस्व होगा और 3 लाख आदमी को रोजगार मिलेगा। ये एक साल बढ़ेगा। एक तो मैं मैसेज देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, अगर बहुत ज्यादा अगर दर्द रखते हैं यहाँ के लोगों से, और झूठ भी ज्यादा
है यहाँ पर? जूट है, मक्का है, उनका फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाना होगा। मैं आपको नेहा जी बताऊं जी। कि दुनिया का ढेर सारे देश हमसे आप ज्यादा जानती हैं, जो बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फीली एरिया में पड़ते हैं, कुछ रेगिस्तानी और मरुभूमि में कितना देश बैठा हुआ है, तो वहां उन लोगों के खाने पीने का सामान नहीं है। और हमारे यहाँ जो है काफी यहाँ की फर्टिलाइजर जमीन है, यहाँ बहुत टेस्टफुल सब्जी, फूल, फ्रूट, अनाज ये होता है। इससे हम विकसित खेती कर हम ऐसे देशों में अगर हम फूड प्रोसेसिंग करके सप्लाई करेंगे तो हमारा ये बिहार बहार हो जाएगा जी। यहाँ लेकिन बिहार में बहार नहीं, बिहार में बाढ़ है। बाढ़ है, सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात को लेकर है जी। तो अब आपसे ये भी सवाल होगा कि विकास की, जैसे आपने बात की कि स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है। जब ये सीमांचल के बेरोजगार रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो इसे हब क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्यों नहीं रोजगार पैदा किया जा सकता है? सरकार की क्या कमी है, क्या परेशानी है कि वो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए, मैं तो पहले कह दिया कि जो देश का दबंग है, देश का राजनीति कर रहा है, देश का उस पर ग्रिप बन गया है। सीमांचल की राजनीति कैसी है, इसका असर जनता पर कैसा है? सीमांचल का जो राजनीति स्थिति है, जात और धर्म की स्थिति है। यहाँ के लोग विकसित नहीं हो पाए हैं, जात धर्म के अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। एक कारण ये भी है। ठीक, इसे बाहर निकालना मुश्किल है। क्यों? कोई चीज दुनिया में नहीं। अगर कुछ लोग चाहेंगे, सरकार चाहेगी जागरूक करने के लिए, अगर समाज अपने पैर पर खड़ा हो जाए तो सरकार से ऊपर है समाज, सरकार के नीचे नहीं है, सरकार से ऊपर है समाज। यहाँ पर चुनाव कैसा होता है? यहाँ जातिवाद होता है, धर्मवाद और जातिवाद का चुनाव होता है। अच्छे आदमी को वोट नहीं देते हैं। मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने वृद्धा पेंशन के लिए, किसान और मजदूरों के लिए बहुत सारी योजना पर मैंने जिहाद किया, दिल्ली से लेकर के पटना तक, अब पटना से लेकर जिला मुख्यालय तक। लेकिन हम लोग जैसे आदमी जो लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं और आवाज उठाते हैं, कानून, जन विरोधी कानून को तोड़वाने के लिए, जनहित कानून को लागू करवाने के लिए हम सड़क पर उतरने जिहाद करते हैं सरकार के खिलाफ। और तब हमारे जैसे आदमी को जब हम मुखिया में खड़ा होते हैं तो लोग वोट नहीं देते हैं। मुसलमान है, अपने को मुसलमान समझता है, किसान नहीं समझता है। ये जो क्लासिफिकेशन है, रोजगार का क्लासिफिकेशन है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इसको गुमराह करके रखा है। एक दूसरी बात यहाँ की और जो गड़बड़ है, ये लोग विद्वता को नहीं जानते हैं, तालीम को नहीं जानते, साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं। ये जान जाते हैं गांव के अमीर आदमी है, चलो भाई उसकी कदर कर लो। वो अच्छे लोगों के पास जाना भी नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। लोगों को, यहाँ की जनता को एक राजनीतिक पार्टी जो भी है, जो भी प्रतिनिधि है, क्या गुलाम बना करके रखा? एकदम निसंदेह, कोई मजदूर बने, बंधुआ मजदूर बन रहे 100%। कि मैं जो कहूंगा, मैं आका, मैं भगवान, सब मैं ही। जी जी जी, एकदम यही हो रहा है। तो क्या वाकई यहाँ की जो मतलब जनता है वो वाकई जाहिल है? एकदम जाहिल है। शिक्षित होने की जरूरत है। एकदम शिक्षित होने की जरूरत है। करेगा? यहाँ के समाज करेगी, सरकार नहीं कर पाएगी, प्रतिदिन नहीं कर पाएंगे, समाज को ही उठना होगा। चिंगार यहाँ समाज से निकालनी होगा जी। और आगे आने वाले वक्त में, कुछ महीने बाद, अप्रैल का महीना है, जून में और जुलाई के बीच यहाँ पर सैलाब आता है। जी हाँ। सैलाब को लेकर के कितनी परेशानियां होती हैं, लोगों की मौतें हो रही है, 30 से 35 लाख लोग बेघर होते हैं। मुख्यमंत्री को आप क्या एक तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार कैसे इन तमाम मुद्दों पर मंथन करे? सबसे पहले कि बाढ़ से पहले बाढ़ की तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। कौन कौन इफेक्टेड एरिया है उसको चिन्हित करना होगा और उनकी इंतजाम पहले से करना होगा। उसके भोजन का, राशन का, उसके टेंट का इंतजाम पहले से करना होगा। हालांकि यहाँ जगह नहीं है। एक बार मैं आपको बताऊं, 1917 में बाढ़ आई थी और मुख्यमंत्री 2017 में भी बाढ़ आई थी। तो उस समय लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे। ठीक है।
तो वो क्या किए थे कि कटिहार से जोगबनी तक समूचा रेलवे लाइन, रेलवे प्लेटफॉर्म को फ्री कर दिया था बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, और उनका खाने पीने का भी इंतजाम किया था। बड़े पैमाने पर राहत हो गई थी। और जो 4 लाइन अब बन गया है, उन लोगों को 4 लाइन के किनारे अगर रख दिया जाएगा टेंट लगाकर, करते भी हैं, उससे लेकिन ये टेम्पररी जनता क्यों रोड पर आए? सबसे पहले सवाल है कि टेम्पररी जनता रोड पर क्यों आए, जब आपको पता है डैम नहीं होने की वजह से, बारिश होने की वजह से, वहां नेपाल से पानी आने की वजह से ये सारी चीजें भी हैं। जैसा कि आबिद अनवर साहब ने भी बताया, मुझे यासिन साहब ने यही जानकारी दी है कि जो गाद है उसको निकालना होगा, और पानी का जो सोर्सेज है, जो रूट है, उसको चेंज करना होगा। वो तमाम टेक्नोलॉजी मुझे उन्होंने बताया इंटरव्यू के दौरान। तो क्या इन तमाम मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर पा रही है? अब तक तो काम नहीं की है, अब लेकिन बोल रही है। 10 दिन पहले सरकार बोली है, तो उसको लागू करने में तो अच्छा, आपको जानकारी है, जनसत्ता की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन तमाम जिलों में 8 योजनाओं पर काम चल रहा है। वो काम क्या है? कटाव को लेकर रोकना और बाढ़ ना आए उसको किसी तरह से रोका जाए। क्या कोई जानकारी है इस योजना को लेकर? देखिए, इसके बारे में तो हल्की सी हमको सुनने को भनक मिली है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट होता है सरकार का, वो हमारे सामने अभी नहीं आया है। और अगर ये हो भी सकेगा, तो ये कारगर नहीं होगा। नहीं, 15 मई तक का लास्ट डेट है। कहीं आपको अररिया में काम करते हुए कोई नजर आया? नहीं। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में दौरा करता हूँ, कहीं ये नजर नहीं आया है, कहीं काम इसका मतलब ये झूठ है? प्लानिंग है उसका, प्लानिंग है, उसी पर बोल रहा है कि तो क्या ये हवाबाजी है? नहीं, 15 मई तक का डेट है, सिर्फ 15 मई तक। अभी अप्रैल है ना, 22 अप्रैल हो गए। तो क्या इन दिनों के अंदर ये प्रोजेक्ट पास हो गया और अचानक से काम होना शुरू हो गया जो 15 मई तक लास्ट हो जाएगा? कागज पर उसका प्रोजेक्ट बन के होगा, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। और ये प्रोजेक्ट लागू होने के बाद भी बाढ़ का समस्या का समाधान संपूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। यानी जब तक डैम नहीं देखा जाए, जब तक वहां पर मतलब बंद नहीं किया जाए, जैसा कि आबिद साहब या यासिन साहब का मैं जिक्र बार बार कर रही, क्योंकि उन्होंने बहुत बखूबी बताया प्रैक्टिकली कि ये जो गाद है इसको निकालना होगा, जो मिट्टी उसको निकालनी होगी, और गहराई ज्यादा आपको करना होगा, है ना, और नहर में पानी छोड़ना होगा, नदियों में एकजुट करना होगा, नदी को जोड़ना होगा, जैसा कि स्कीम सरकार ला रही है, बिहार सरकार, नीतीश कुमार। तो इन तमाम मुद्दों पर नजर नहीं डाल करके, वो बोरी में मिट्टी डाल करके रोड पर डालने से क्या समाधान हो जाएगा? नहीं, समाधान नहीं होगा। जो आबिद साहब और यासिन साहब ने जो क्या कहते हैं मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा मैं भी उठाता हूँ। हमारे एक साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, डॉक्टर एसआर झा, यहाँ के समस्याओं सामाजिक वो काफी गहरी चेतना रखते हैं। तो क्या यहाँ की जनता से एक सवाल मैं करूंगी कि बाढ़ आने वाली है, सैलाब आएगा, आपकी परेशानी फिर से होगी, आप बेघर होंगे, क्या आप लोग एक कागज पे सिग्नेचर कर करके, हस्ताक्षर कर करके क्या सरकार को आप देंगे नोटिस कि आपके सामने सैलाब आएगा और आपको पता है कि हर साल आता है? आप क्या तैयार हैं? कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई इसने सवाल उठाया इस तमाम चीजों को लेकर? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उसकी जागरूकता की कमी है। बिल्कुल सही बात, जागरूकता की कमी है। नौशाद साहब, और क्या करना चाहिए सीमांचल के विकास के लिए? क्या आपकी नजर में है, क्या कमियां नजर आती हैं आपको? सीमांचल के विकास में तो सबसे पहले लोगों को एक्टिव करना होगा, जागरूक करना बहुत जरूरी है। इन लोगों को शिक्षित करना होगा। और यहाँ की जो जमीन है, केवल यहाँ का ये है रोजगार है। एक रोजगार यहाँ का जमीन है, उपजाऊ फर्टिलाइजर जमीन है यहाँ, तो कृषि उत्पादन। दूसरा, यहाँ के लोग पलायन है, यहाँ के लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है, वो पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं, तो उसके स्किल डेवलपमेंट करना होगा। और जो पलायन करेंगे उसके लिए कोई आयोग नहीं है बिहार में। पलायन मजदूरों के लिए आयोग बनना चाहिए, उसकी सुख सुविधा भी देना चाहिए। पलायन मजदूर अगर बस और ट्रेन से सफर करते हैं दूसरे राज्यों में, उस राज्य से कोई उसका कांटेक्ट नहीं है कि हमारे बिहार से कितना आदमी झारखंड गए, बिहार से कितना यूपी गए, बिहार से कितना हरियाणा गए, पंजाब गए, चंडीगढ़ गए, ये सब का कोई सूची नहीं है। ये सूची बनना चाहिए, उसको इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके इस रूट में इस रूट में सीमांचल से एक ट्रेन
सहरसा से है, एक दरभंगा से बाहर से, है, एक मुजफ्फर से है। दिल्ली से आने वाली कितनी ट्रेन है जो जोगबनी तक पहुंचती है? सीमांचल सिर्फ एक ट्रेन दिल्ली से सीमांचल एक्सप्रेस है, जोगबनी अररिया जिला के जोगबनी से एक ट्रेन जाती है और एक ट्रेन आती है। अच्छा, सीमांचल ट्रेन में लाखों की संख्या में यहाँ से मजदूर पलायन करते हैं, ईद के त्योहार के वक्त वो फिर से लौटते हैं, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं होती है, इसके बावजूद उनको टिकट दी जाती है कि आप बैठे, चाहे लटक के जाए, भटक के जाए, सो करके जाए, जैसे भी जाए। ये परिस्थिति क्यों है? क्यों नहीं ट्रेन और भी आती है यहाँ पर? ये तो केंद्रीय सरकार का रेलवे बोर्ड है, हाँ। रेलवे विभाग है, उनको ये चाहिए। लेकिन मैंने कहा नो, यहाँ की सरकारें सेंसिटिव नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपने को एक पद हथियाने के लिए आती है, जनता से इसको कुछ लेना देना नहीं है। 3 ट्रेन होनी चाहिए जोगबनी से जाने के लिए, सीमांचल अररिया जिला से 3 ट्रेन पर डे अगर दिया जाएगा, एक शाम को चलती है, एक सुबह चले, एक दोपहर चले, तो ये समस्या नहीं रहेगी। सीमांचल में और क्या क्या समस्या है जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सीमांचल में एक और भी समस्या ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर में जो सबसे पहली बात होती है, वो जो बातें होती है शिक्षा देने की, तो शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। दूसरी है, सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी ये सब जो लोग हैं, क्या कहते हैं, प्रोडी लोग हैं। आई एम कलेक्टर, आई एम एसडीओ, आई एम डीडीसी, आई एम बीडीओ, एकदम अहंकारी लोग हैं। एक तो मनुष्य अहंकारी प्राणी है, उसके बाद उसमें कोई शक्ति आ जाता है, धन का शक्ति हो गया, तो वो और प्रौढ़ी हो जाता है। जमीन पर काम नहीं करते हैं, ऑफिस तक बैठे रहते हैं, सेंसिटिव नहीं है, जनता से मिलते नहीं है, रोज अपने कार्यालय में नहीं मिलते हैं, मीटिंग कह करके वो लोगों को समय बर्बाद करते हैं। सब समाज के प्रति जवाबदेह न सरकार है, न सरकार की कर्मचारी है।